मैं सत्येंद्र उपाध्याय। बात यूपी की राजनीति की हो और उसमें सपा की बात ना आए संभव नहीं है, क्योंकि जिस स्तर से समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ स्तर पे जितनी मजबूती से लड़ती रही है, और आप चुनाव देखिए, किसी भी चुनाव में परिणाम को अगर देखा जाए सेकंड नंबर की पार्टी रही या फर्स्ट पार्टी बनने की कोशिश रही, लेकिन चूक कहाँ हुई उनसे कि 2017 से लेकर के अब तक वो बैकफुट पर रहे। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 को लेकर के क्या प्लान है उन लोगों का और किस तरह की मजबूती रहेगी, किस तरह की तैयारी रहेगी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं चंद्रशेखर तिवारी, जनेश्वर मिश्रा जी का मैं छोटा मालूम, पेशे से मैं इंजीनियर रहा, समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा सर, जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता से दूर क्यों है? देखिए, मूल कारण ये है कि भारतवर्ष जब पहले आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो सिर्फ यही बात थी कि जो कानून हम पर लागू होता था अंग्रेजों पर लागू नहीं होता था। हमारे पूर्वज लड़े उसमें, तो हम समानता के अधिकार के लिए लड़े। उसमें हमें राजनीतिक समानता उस समय मिल गई कि एक वोट उनका आपका हर आदमी का बराबर होता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता अभी जो कि तो बनी हुई। समाजवादी पार्टी इन दोनों असमानताओं को दूर करने की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए जो समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो नीचे रह गए और समाज की मुख्य धारा में नहीं आए, उनको जोड़ने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। उनके आर्थिक उन्नयन भी हो और सामाजिक उन्नयन भी। इस लड़ाई में हम हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं इसलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें सहारा, सपोर्ट और समझाने की ज़रूरत है। जब हम यह कार्य करने में सफल हो जाएंगे तो समाज की ऊपरी सतह पर आएंगे और समाज में बदलाव भी दिखेगा। सर, जैसे कि कहा जाता था धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को, जनेश्वर मिश्र जी को छोटी लोहिया का भी उपाधि दी गई, काफ़ी संघर्ष किया इन लोगों ने, संघर्ष के बाद सत्ता में भी है, लेकिन सत्ता से फिर बाद में अखिलेश जी के आने के बाद विफल क्यों, पीछे क्यों गए? उसका मूल वजह ये रहा कि भाजपा का प्रचार तंत्र इतना मजबूत रहा जो हमको धर्म की लड़ाई में फंसा दिया। तो जब कभी भी राजनीति में धर्म का प्रवेश होता है तो रास्ते बिगड़ जाते हैं। राजनीति हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं रखते। इस वजह से चूंकि हम उस चीज़ को संभाल नहीं पाए, या कहिए कि भाजपा ने उसको गड़बड़ किया, तो गड़बड़ करके अब लोगों के समझ में आ रहा है कि विकास की राजनीति देश में चलेगी और इसी से कल्याण होना है। धर्म की लड़ाई लड़ करके हम तात्कालिक लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं हैं। ये पब्लिक समझ में आ गया। भाजपा बार बार आरोप लगाती है कि जिस मुस्लिमों का आप वोट लेते हैं उनका कभी भी उद्धार नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस आई हो सत्ता में या सपा आई हो। ये भाजपा के कई नेताओं ने कई बार मंचों से कहा। दूसरी चीज, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, एक मंगेश यादव को लेकर के जो टिप्पणी की अखिलेश यादव जी ने, उस पर काफी सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, घेरने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये एनकाउंटर फर्जी था? निश्चित रूप से यह तो जांच का विषय है। ये तो जांच तय करेगा कि फर्जी है या सही है। हमारा आवेदन है, ये जांच एजेंसियां देख करके तय करें। ये तय करना हमारा काम है, उनका काम नहीं है कि फर्जी है या सही है। हम और उनका अगर परिवार इस बात की डिमांड करता है तो जांच एजेंसियों को उसको तय करके बताना पड़ेगा। इससे भागने की कोई जरूरत नहीं। हमारा आवेदन है, हमारा उसके परिवार के नाते ये शंका है। परिवार ऐसा कहता है तो हम उसको कह रहे हैं, लेकिन अब यह तय करना तो जांच एजेंसी और सरकार का काम है, क्योंकि उनके हाथ का विषय है। तो ये वो तय करके इसको जांच करके बतावे कि फर्जी है या सही है। तो जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिना जांच की अब सच्चाई सामने नहीं आएगी, जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज सर, एक चीज और 2027 को लेकर के अभी देखा आपने, स्वच्छता अभियान आपका भी चल रहा है और मिस कॉल का भी चल रहा है, और कई जगह से देखा गया कि मिस कॉल को लेकर के लोग आपस में लड़ भी पड़े, चाहे जबरदस्ती कराया जा रहा है, जैसे भी हो। खैर, नहीं कह सकते कि कार्यकर्ताओं की बातें हैं और वो बूथ के कार्यकर्ता ही समझ सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई रणनीति है 2027 में जो आपको सत्ता के करीब ले जाती है? बिल्कुल है, 100% है। बिल्कुल सत्ता हमारे हाथ में आके ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए समाज के उस वर्ग से हम जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल निचले स्तर पर पायदान पर है, वो सर उठाने का मौका नहीं पा रहा है। यदि उसको सही बात समझा दी गई, उसके दिमाग में बात आ गई, उसके परिणाम लोकसभा चुनाव में देखे गए।
और लोकसभा के चुनाव में कुल 75 में लोकसभा सीटों पर कांग्रेस भाजपा लड़ी है, 72 पर उनको वोट घटे हैं, हमारे बढ़े हैं। तो यदि जनता की जानकारी में सब सही बातें आ जाएंगी और उनके सच्चाई को समझेगी तो जनता हमारा सपोर्ट करेगी और अपने जगह पर अपने हिसाब से व्यवस्था करेगी। सर, आप काफ़ी जानकार हैं, पूर्वांचल की राजनीति में आप प्रखर होकर रहते हैं, तो क्या लगता है कि इस वक्त कितनी सीटें होंगी आप लोगों की? ये सही हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल और भी पीडीए को लेकर के, क्योंकि जब पीडीए की बात आती है तो लोग कहते हैं कि पीडीए को धोखा दिया जा रहा है पिछड़ों को, क्योंकि पिछड़े में अति पिछड़े भी हैं काफ़ी। रोहिणी आयोग की बात करें या और भी एजेंसियां जो हैं जिन्होंने मतलब अपने सर्वे करके दिया, तो उन्होंने कहा कि इसका डिवाइडेशन होना चाहिए, इसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं यादवों को और एससीओं को मिल रहा है। देखिए, जब कभी भी कोई रिजर्वेशन हम देते हैं, स्वाभाविक तौर पर जो मजबूत रहता है वो ज़्यादा अपने हक में ले जाएगा, ये स्वाभाविक है। इस पर निगरानी करना सरकार का काम है, वो इस पर निगरानी रखे और सही ढंग से इसका वितरण करेगी, वितरण का कार्य सरकार। अब रही बात पीडीए की बात, तो जो कोई समझदार किसान खेती करता है, वो खेत के किनारे बड़े पौधे लगाता है और बीच में वो छोड़ देता है। जब कभी अक्टूबर का महीना आता है तो बगल की पेड़ तलाशी करता है, उससे बड़े पौधे को ऊपर जाने का मौका मिलता है और जो बची जगह छाया मारता है उसमें खेती करता है, जिसमें कि गेहूँ और धान को बोना है। इससे होता क्या है कि उसे घर का खाना दाना भी चलता है और भविष्य के लिए पैसे। पीडीए वही चीज है।